एक लड़की जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। और जिस लड़के से प्यार होता है उसका जाति अलग था, और ये दोनों आपस में शादी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों जाति अलग अलग था। जो इसे देखकर वो लड़का जो है एक प्लानिंग रचता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों ना भाग चलो, और बाहर में ही हम लोग शादी कर लेंगे, और उसके बाद जब बच्चे हो जाएंगे तब जाकर हम लोग वापस आ जाएंगे, तब घर वाले मान जाएंगे। ये सुनकर लड़की भी उस लड़के के साथ हाँ भर देती है और उस लड़के के साथ भाग जाती है। लड़का अपने दोस्तों के पास उस लड़की को लेकर जाता है, और उस लड़की के साथ जो भी होता है वो बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही दिल दहला देने वाली ये कहानी है। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो ये रियल क्राइम हिस्ट्री है वो वाकई काफ़ी जो है दिल दहला देने वाली है, और ये घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आज से करीब 34 साल पहले की है। 1990 की ये कहानी है, और ये कहानी बिहार के सुपौल ज़िले की है। सुपौल ज़िले में एक थाना लगता है प्रतापगंज, और उसी प्रतापगंज में एक गांव है। उसी गांव की ये घटना है 34 साल पहले की। एक लड़की जिसका नाम प्रीति और लड़के का नाम रोहित होता है। लड़की के जो है 6 भाई थे और सभी भाई बड़े थे। लड़की सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी, और सभी भाई मिलकर उस लड़की को यानी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। और जो 6 भाई थे उन सब की शादी हो चुकी थी, और उस लड़की के जो माता पिता हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे। तो अच्छा वाला घर चल रहा था, और सभी भाई ने ये सपने देख रखे थे कि जो बहन अब बड़ी हो रही है और इसकी शादी करेंगे, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, क्योंकि 6 भाई था और एक ही बहन थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये लड़की घर पे होती और जो इसका भाई है ये सब परदेश में कुछ हुआ करते थे, और कुछ जो है वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। तो लड़की जो है वो प्रीति घास लाने के लिए, जानवरों के लिए चारा लाने के लिए वो खेत में जाया करती और खेत का देखभाल भी करती, और साथ ही घास काट करके वो लाती वो अपने मवेशियों को खिलाने के लिए। अब ये लड़की हर रोज़ घास लेने के लिए निकलती थी दोपहर के बाद, और जैसे ही ये प्रीति अपना घास वगैरह काटती तो एक गांव का ही एक लड़का था जो बार बार आता और उस लड़की से बातचीत करता। लड़की को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, और जो प्रीति और रोहित इन दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हो जाती है। क्योंकि आज से अगर 34 साल पहले की बात करें तो जो लड़की है या फिर महिलाएं हैं वो बहुत जल्द किसी लड़के के बहकावे में आ जाया करती थी, और उस वक्त गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से भी लड़की बहकावे में आ जाती है। वो लड़का धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और उससे दोस्ती करने लगता है, और दोस्ती धीरे धीरे जो वो प्यार में बदल जाती है। और ये प्यार का अंजाम प्रीति को पता नहीं था कि आगे चलकर इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है, इस बात से वो बेखबर। तो रोहित से वो भी प्यार करने लगती है, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी। तो जो रोहित है वो दिल्ली जाया करता था और वहाँ से कुछ काम धंधे करता था, और घर आता था जब भी तो प्रीति से मिलता, और खेत में उसके बहाने जब प्रीति जाती घास लाने के लिए तो उससे वो मिला करता था। लेकिन दोनों के बीच ये एक बंधन था कि दोनों जाति अलग है। तो रोहित एक प्लानिंग करता है कि क्यों ना हम तुम यानी प्रीति और रोहित ये दोनों क्यों ना भाग चलें, और भाग करके ही दिल्ली चले जाएंगे, और वहाँ पर हम दोनों शादी कर लेंगे, और जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो वहाँ से फिर हम जो है आ जाएंगे, जिसके बाद घर वाले भी मान जाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बंधन टूट जाएगा। अब रोहित और प्रीति ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, फिर तैयारी होती है, और उसे बताया जाता है कि कल तुम इतने बजे यहाँ पे आ जाना, और जैसे ही शाम होगी हम लोग निकल चलेंगे, किसी के नज़र भी नहीं आएंगे। वैसा ही होता है। कल जो प्रीति है वो घास लाने के बहाने जाती है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आती, और रोहित के साथ वो एक रेलवे स्टेशन जाती है, प्रतापगंज रेलवे स्टेशन, और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ कर जो है वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब इधर घर में खोजबीन जारी होती है, लेकिन खोजने के बाद भी जो है वो प्रीति नहीं मिलती। अब ये लोग, क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई सोशल मीडिया हुआ करता था और ना ही कोई ऐसी पहुंच हुआ करती थी कि पता लगाया जाए, और गांव में खास करके ये बातें जो वो शाम ढलने के बाद लोग उतना बाहर भी नहीं जाया करते थे। तो बात जो है वो ये लोग अनदेखी कर देते हैं, सोचते हैं कि अगर हो सकता है कहीं चली गई हो तो आ जाएगी। अब रात में कौन किसको ढूंढने जाता है।
अब ये रोहित और प्रीति दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं, क्योंकि रोहित पहले से दिल्ली में काम कर रहा था, तो उसके जो कुछ दोस्त थे उस दोस्त के पास वो प्रीति को लेकर पहुंचते हैं। दोस्त ने कमरे का इंतज़ाम किया और वहाँ पर ये प्रीति और रोहित रहने लगे। अब रोहित दिन भर काम करता और रात को प्रीति के साथ रहता। अब धीरे धीरे, क्योंकि रोहित जो है वो काम तो ज़रूर करता था, लेकिन प्रीति जब भी उसे शादी करने के लिए कहती तो वो मना करता। वो कहता कि अभी चलो कोई बात नहीं है, शादी तो कर ही लेंगे, ये अनजान शहर है, अब यहाँ पर जो है इस तरह से शादी करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग आगे जब बच्चे हो जाएंगे कर लेंगे शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब प्रीति क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अनजान एक गांव से निकली हुई लड़की, अब वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे होता क्या है कि जब ये रोहित वो काम करने के लिए दिन में चला जाता तो उसके जो कुछ दोस्त थे वो कभी कभी छुट्टी कर लिया करते, और प्रीति से वो धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाते जाते। अब धीरे धीरे प्रीति के नज़दीक ये इसके जो दो दोस्त थे वो भी नज़दीक आने लगे एक एक करके, और दोनों उसके साथ भी संबंध बनाने लगे, जिस पर प्रीति विरोध तो करती, लेकिन वो करती क्या, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर से वहाँ से वो भागना भी मुश्किल था, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ ये लोग भी संबंध बनाता। लेकिन ये बात रोहित को पता नहीं थी, क्योंकि रोहित जब काम पे जाता तब ये लोग छुट्टी करते और इसके साथ संबंध बनाते। अब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। करीब 4 महीने जब हुए तो एक दिन रोहित को पता चला कि प्रीति जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन रोहित इस बात से अनजान था कि उसके दोस्त भी उसके साथ कुछ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे एक दिन जो ऐसा आता है कि प्रीति के साथ ये लोग कुछ मतलब गलत हरकतें कर रहे थे, और रोहित काम से आ जाता है और पता चल जाता है कि प्रीति को कहीं ना कहीं ये जो मेरे 2 दोस्त हैं ये सब मिलकर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोस्तों से मिलता है और कहता है कि इस तरह की जो काम तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। फिर भी क्योंकि उस वक्त जो दोनों दोस्त थे उसके, वो कहता है कि यार कौन सी बड़ी बात है, एक लड़की ही तो है, ज़्यादा कुछ होगा तो देखा जाएगा, कौन सा तुमने अभी शादी कर लिया है उससे। अब रोहित भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ अब तीनों मिलकर उसके साथ गलत काम करता, और लड़की नए शहर में, वहाँ से भागना मुश्किल, किसी को बताना मुश्किल, क्योंकि गांव घर में जो है इज़्ज़त वो बड़ी चीज़ होती है, और ऐसे अगर भागकर वो वापस जाती बिना शादी किए हुए तो और भी ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो बर्बाद होती, ये सोचकर भी नहीं भागती। अब ये जो रोहित है, प्रीति उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगी कि नहीं अब तुम मुझसे शादी करो। 4 महीने की वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब रोज़ाना इससे ये शादी करने को कहती, लेकिन रोहित टालता रहता। एक दिन ऐसा आता है कि रोहित जो है, रोहित और इसके जो 2 दोस्त थे, ये तीनों मिलकर बातें करते हैं और कहते हैं कि प्रीति जो है हमसे ज़बरदस्ती कह रही है शादी करने के लिए। आप तीनों लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन अब शादी करे तो कौन करे। अब ये तीनों दोस्त मिलकर जो है एक प्लानिंग रचते हैं, और प्लानिंग इतना भयानक था, इतना भयावह था, जिसे सुनेंगे आप भी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित प्रीति के पास आता है और कहता है कि ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये शहर है और यहाँ पर कहाँ पे शादी होगी नहीं होगी ये सब पता नहीं है, तो एक काम करो, चलो घर ही चलते हैं, और घर पर क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो तो अब लोग कुछ भी कर भी नहीं सकते शादी के अलावा, तो चलो घर पे ही जो है वो धूमधाम से शादी करेंगे। अब वो लोग का गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। अब प्रीति करती क्या, क्योंकि अब रोहित के चक्कर में फंस चुकी थी, तो अब जैसा रोहित कहता वैसा ही वो करती। वो कहती है ठीक है, लेकिन प्रीति घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरन उसने कहा कि ठीक है चलो घर ही चलते हैं। अब ये तीनों दोस्त और प्रीति कुल 4 लोग दिल्ली से अपने घर के लिए रवाना होते हैं, यानी सुपौल ज़िला प्रतापगंज के लिए ये लोग रवाना होते हैं। ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ के ये लोग जब प्रतापगंज स्टेशन पहुंचते हैं तो करीब रात के 9 बज चुके थे, और 9 बजने का मतलब है गांव देहात में कि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। और अप्रैल माफ़ कीजिएगा, मई का महीना था, और मई के महीने में जो है वो गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो ये लोग जब रात को स्टेशन पहुंचते हैं तो फिर वहाँ से, अब क्योंकि घर जाने के लिए कोई रिक्शा या टेम्पू वगैरह मिलना मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त टेम्पू भी नहीं चलाया करता था, सिर्फ एक रिक्शा चला करता था जो कि दिन में ही चला करता था। अब ये लोग बाय रोड न जा कर के एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं,
क्योंकि बाय रोड अगर जाएंगे तो करीब 7 से 8 किलोमीटर है, और पैदल चलने में उतनी रात को पता नहीं कहाँ पे कौन चोर मिल जाए, डाकू मिल जाए, क्या करे नहीं करे। तो ये लोग एक प्लानिंग रास्ते हैं, एक सुनसान जो रास्ता था, एक नहर वहाँ से जाती थी जो कि सीधे प्रीति के घर के बगल से गुजरती थी, उस स्टेशन के करीब से ही, और बिल्कुल सीधा रास्ता था, करीब 3 किलोमीटर का ये फासला होगा, और बाय रोड जाते तो करीब 7 से 8 किलोमीटर। अब ये रोहित, क्योंकि इसके मन में प्लानिंग कुछ और था, तो ये तीनों मिल करके या चारों मिल करके ये लोग फैसला करते हैं क्यों ना अब जो है एक शॉर्टकट रास्ता है उसी रास्ते के साथ चलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे में बाय रोड जाना मुश्किल है। तो ये लोग हाँ भर देते हैं, और वो जो नहर थी एक बड़ी नहर थी, और उसी नहर के रास्ते ये चारों चल पड़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उस नहर के किनारे जो है बड़े बड़े पेड़, विशाल विशाल पेड़ लगे हुए थे, जहाँ दिन में भी लोग जाना ठीक नहीं समझते थे, और चोर डाकुओं का इलाका था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तो मई के महीने में आंधी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आंधी बड़ी तेज़ जो है वो शुरू हो जाती है, करीब 10 बज गए होंगे उस वक्त, तो बड़ी तेज़ आंधी आती है। अब ये लोग जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि उस आसपास में कहीं भी कोई घर नहीं। तो ये लोग फैसला करते हैं कि जो वो नहर बना हुआ था, उस नहर में जब एक पुल बन रहा था तो वहाँ पर एक छोटा सा घर भी बनाया गया था कि वहाँ पर इंजीनियर या फिर जो भी स्टाफ को रहने के लिए वहाँ पर एक पुराना खंडर बिल्डिंग बनाया गया था, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो वो खंडर में ये लोग छुपने का अपने आप को एक प्लानिंग रचते हैं कि चलो इस खंडर में ही छुप जाते हैं, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े हैं, उसके डाल टूटने के डर है, अगर डाल टूट गई तो फिर किसी को खतरा हो सकता है, और आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ये लोग उसी घर में चले जाते हैं, पुराना खंडर घर था। उस घर में जैसे ही ये लोग जाते हैं तो फिर आंधी क्योंकि काफ़ी देर तक चलती रहती है। अब ये लोग तीनों लोग उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं, और जब तक जी नहीं भर जाता, क्योंकि ये उसका आखिरी संबंध था, तो जब तक जी नहीं भरता तीनों का तब तक उसके साथ ये लोग संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद उस घर में गांव घर में जो है वो एक हल चलाने वाला एक बांस का हुआ करता था। वो बांस किसी किसान ने हल जोतकर उसी में रख दिया था, और वो फिर कल आता तो फिर जोतता, तो उसी में वो बांस जो है रखा हुआ था कई सारे। अब ये लोग जो है प्लानिंग तो पहले से कर चुके थे कि प्रीति को रास्ते से हटा देना है। अब मौका अच्छा था, अब इन लोगों ने उसके साथ संबंध भी बना लिए, सारा चीज़ हो गया। अब ये लोग करते क्या है कि वो जो बांस रखा हुआ था वो उसके गले के नीचे और ऊपर, यानी कि एक तरह से यूँ कहिए कि चाँप चढ़ाना, तो गले से नीचे और ऊपर देते हैं, और दोनों साइड से दोनों तब तक दाबे हुए रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। और जैसे ही जान निकल जाती है उसके बाद ये लोग एक चाकू भी लिए हुए थे, उस चाकू से उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी पूरी तरह से काट देते हैं, और जो सीना है वो भी काट देता है, काट कर इधर उधर फेंक देता है, जिस्म के कई सारे टुकड़े कर देते हैं, और चेहरे पर चाकू के कई वार करते हैं ताकि ये लाश जो है वो पहचानने में नहीं आए। और ये लोग मार करके उसको वहीं पर छुरी वगैरह सारा चीज़ छोड़ देते हैं, और उसी नहर में हाथ धोकर ये लोग फिर वापस निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। अब कल जब सुबह होती है तो जो हल जिसने रखा था कि कल आएंगे तो जोतेंगे, तो जैसे ही वो पहुंचता है हल लेने के लिए तो वहाँ पर एक अजीब सा मंजर वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी, और लाश जो है वो एक महिला की थी। अब ये लोग देखते हैं तो फिर चीखते चिल्लाते हैं, आसपास के लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ लोग पहचान जाते हैं कि ये फलाने की बेटी है, फलाने की बहन है जो भाग गई थी, और कई महीनों से जो है वो लोग खोज रहे थे लेकिन वो मिली नहीं, और यही वो लड़की है। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का हुजूम आता है, लेकिन वो जो 6 भाई है वो जब आता है तो वो कहता है नहीं मेरी बहन नहीं है, जबकि वो जानता था कि मेरी बहन है, लेकिन वो बदनामी की वजह से वो कहता है कि मेरी बहन नहीं है, और ये कहकर मुंह मोड़ लेता है। लेकिन इस लाश की तफ्तीश नहीं की जाती, पुलिस में ये रिपोर्ट नहीं की जाती। अक्सर ये हुआ करता था गांव देहात में, पहले जब इस तरह के वारदात हुआ करते थे तो कोई पुलिस एक्शन जो वो नहीं लिया करता था, और पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती थी। तो यही हुआ, उस लाश को फिर उस नहर में बहा दिया गया, और किसी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली। लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को ये ज़रूर पता थी कि ये इसका कातिल कौन है और ये लड़की कौन है।
ये सब पता होने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो इस बात की गवाही बने रहे कि ये वही लड़की है और इसका कत्ल किया गया है, क्योंकि 4-6 महीने पहले वो भागी थी। तो इस तरह से एक कहानी को अंजाम दिया जाता है। एक महिला, एक लड़की जिसे जाल में फंसा कर ले जाया जाता है और वापस शादी नहीं करके उसकी लास्ट में हत्या कर दी जाती है। ये थी एक दर्दनाक स्टोरी जो कि बिहार से थी और ये करीब 34 साल पहले की ये कहानी थी, वारदात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ ही कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जब तक आप हमारा हौसला नहीं बढ़ाएंगे तब तक ऐसे ऐसे रियल कहानी जो है वो सुनाने में मुझे उतना हौसला नहीं होगा, उस तरीके से नहीं सुना पाऊँगा जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ता है, तो हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।